मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बताया और अब मैं ले चल रहा हूँ काइनेमेटिक्स, मोशन पर। वेक्टर का अब बहुत सारा प्रॉब्लम है, अब लिंक करेंगे, जोड़ेंगे मैं काइनेमेटिक्स और वेक्टर को साथ साथ, तब डिफरेंट और भी प्रॉब्लम आएगा वेक्टर से रिलेटेड। बीच बीच में मैं सवाल बताते रहूँगा आपको, लेकिन अभी नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स। 9th में भी आप मोशन पढ़ के आए हैं और उसी को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में ले चलना है, कैलकुलस के टर्म में, ग्राफ के टर्म में मेरा बच्चा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, जो अपने फिजिक्स में 11th के में बोला जाएगा एक मैकेनिक्स टॉपिक का पार्ट है, मैकेनिक्स, है ना। तो हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है मेरा बच्चा, तो काइनेमेटिक्स। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने चले। थोड़ी सी चर्चा पहले मैकेनिक्स का, स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अंडर द forces moving object without consideration of forces, without consideration of forces and with consideration of forces, with consideration of forces। मैं समझा देता हूँ, कुछ है नहीं, मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है एक, है ना, जिसमें हम लोग किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर सेवरल फोर्स लगाएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसको स्पेशली स्टैटिक्स कहा जाएगा, स्टैटिक्स। और मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स इज स्पेशली कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और जब फोर्स को अपने कंसिडरेशन में लेंगे, फोर्स के साथ वाई की भी चर्चा करेंगे, तो वह हमारा डायनामिक्स कहलाएगा। डायनामिक्स का बहुत सारे बुक में डायनामिक्स का ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट्स को काइनेमेटिक्स बोलते हैं, है ना, और दूसरे को काइनेटिक्स बोला जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग स्टैटिक्स और क्या बोलेंगे, डायनामिक्स, और डायनामिक्स का स्पेशल पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स। और जब बिना फोर्स का स्टडी करेंगे मोशन का तो काइनेमेटिक्स, अब फोर्स के साथ स्टडी करेंगे तो वह हमारा डायनामिक्स का पार्ट कहलाएगा, काइनेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, काइनेटिक्स। तो अभी हम काइनेमेटिक्स की बात करने चले। तो काइनेमेटिक्स में बच्चों एक तो मैं बोला स्टैटिक्स पार्ट किसका, मैकेनिक्स का, स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्सेस। काइनेमेटिक्स बच्चों, है ना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without taking forces, cause of motion को नहीं लेंगे हम लोग। हम एक सामान्य भाषा में बोलते हैं हाउ की चर्चा करेंगे और व्हाई की चर्चा नहीं करेंगे। किस में, काइनेमेटिक्स में मेरा बच्चा। और अब इसका अगला ब्रांच है डायनामिक्स, बोलते हैं डायनामिक्स का ही पार्ट है वो, काइनेमेटिक्स भी बोला जाता है। लेकिन हम लोग स्पेशली कर दें तो डायनामिक्स एक पार्ट बोलते हैं मेरा बच्चा, डायनामिक्स, है ना, काइनेटिक्स बोलेंगे। स्टडी ऑफ मोशन
ऑफ ऑब्जेक्ट विथ फोर्सेस। हाउ की भी चर्चा होगी मेरे बच्चों और व्हाई की भी चर्चा होगी। यह स्पेशली किसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे चैप्टर में हम लोग जानेंगे, एनएलएम में। लेकिन अभी हम लोग स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग फोर्स, विदाउट कॉज, है ना, उसको काइनेमेटिक्स बोलेंगे। तो ये सामान्य परिभाषा हो गया। हम सामान्य भाषा में बोले तो मोशन पढ़ने चले बच्चों। तो अब बात कर लें कि जो हम लोग अब डिस्टेंस का जो चर्चा कर रहे हैं उसके तुलना में ऑब्जेक्ट का साइज और डायमेंशन बोले तो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडरेशन करेंगे। ऐसा है क्या, हम लोग अर्थ का और सन का बात करें, अर्थ से सन की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो अर्थ को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वह कहाँ, उसका मास, टोटल मास कहाँ पर, सेंटर पर। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अर्थ को भी लेंगे, सन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके सेंटर पर उसका टोटल मास पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग मोशन के संदर्भ में बताने जा रहे हैं बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके कहीं डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के तुलना में बहुत क्या है, बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी होगा तब भी उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, चाहे उसके तुलना में दूसरा डिस्टेंस जो लेने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है ना। तो सामान्य बात हो गई, एक ट्रेन है, स्टेशन से छूटती है और बहुत थोड़ी दूर जाने के बाद फिर ट्रेन रुक गई, तो उस केस में ट्रेन मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा मेरा बच्चा। लेकिन एक ट्रेन एक छोटे से मतलब एक स्टेशन से छूटकर 10, 20, 25 स्टेशन पार कर गई, तो हम उस ट्रेन को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए बच्चों कि बॉडी ऑब्जेक्ट का साइज या उसका डायमेंशन क्या हो, जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसके तुलना में क्या है, बहुत छोटा हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे बॉडी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। तो हम चले थोड़ा थोड़ा बोलते आगे बढ़ते चलते हैं, लिटरेचर थोड़ा सा मैं देते जाता हूँ, तब आगे काम का चीज़ सब आएगा। बच्चों, concept of point object, the size of object, that is dimension of object, is much less than distances, much less than a distance under consideration. दूसरी भाषा बोले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is much larger than the size of the object, dimension of the object, then object is treated as catch is point object. So the size of object, that is dimension of object, is much less than distance under consideration, then object is taken as point object. अब छोटी छोटी बात को जल्दी जल्दी हम लोग कर ले। रेस्ट एंड मोशन, थोड़ा नीचे से ले चले, स्टार्टिंग से 9th वाली चीज़ से थोड़ा। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to WRT, अब याद रहेगा, with respect to fixed point and time, then it is said to be in rest.
पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो पार्टिकल के और ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के किसी फिक्स्ड पॉइंट और टाइम के साथ, तो बॉडी को और ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। सिंपल भाषा हो गई, है ना। तो रेस्ट में और मोशन में इसी का जस्ट, है ना, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट changes with respect to fixed point and time, then it is said to be in motion. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि absolute rest is impossible. Absolute rest is impossible. कोई बॉडी रेस्ट में तभी बोला जाएगा जब किसी के कंपैरिजन में लेंगे, किसी के तुलना में लेंगे, किसी दूसरे चीज़ को फिक्स्ड मानेंगे। तो आप भी अर्थ के तुलना में, अर्थ में बात करें तो अर्थ हमारा क्या है, मोशन में है, तो उस पर सिचुएटेड सारा बॉडी क्या है, मोशन में, है ना। हम लोग अभी, हम क्लास में अभी खड़े हैं तो हम बोलेंगे रेस्ट में, लेकिन अर्थ ही क्या हो रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट और सन के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हम भी उसके साथ साथ क्या हो रहे हैं, मोशन में। तो हम एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हैं, अपने आप को बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट इज इम्पॉसिबल। सारा फिनोमेना जो है सो रिलेटिव होगा, है ना। तो वो चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट इज इम्पॉसिबल बोलते हैं हम लोग। और दूसरा, अब जो हम छोटी छोटी बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करने चले पहले, है ना, और उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करने चले। मैं बोला छोटा छोटा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हम लोग वेक्टर में लंबा चौड़ा पढ़ चुके हैं, तब भी आगे बढ़ते चले हम लोग। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, एक क्लासिफिकेशन के आधार पर वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, दूसरा इसका एग्जाम्पल मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट रेल, फ्री फॉलिंग बॉडी, बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो बॉडी क्या होगा, है ना, इसके स्ट्रेट पाथ पर आगे बढ़ता नीचे आते जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल मोशन, कर्वीलिनियर मोशन in a plane is an example of two dimensional motion। आगे पढ़ाएंगे तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, यह भी पढ़ना है, सब में यही चलते चले जाएगा आगे। डायनामिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद तो उस समय पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल और क्या चीज़, सर्कुलर मोशन। और तीसरा है बच्चों थ्री डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्पेस, है ना। टू डायमेंशनल को 2D बोलोगे, ये 3D बोलेंगे, तो मोशन इन स्पेस इज क्या चीज़, थ्री डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्पेस। चलिए, मोशन इन स्पेस, ये छोटी छोटी जानकारी मैं देते चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं पोजीशन वेक्टर बताया था, किसी पार्टिकल का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से लेते थे, है ना। अगर मान लो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t, चाहे एट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अपनी सुविधा के हिसाब से मानते हैं। आर वेक्टर बराबर I इंटू 2 प्लस J इंटू 3 प्लस 4 K इंटू 4, या मीटर में। अब बताइए, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, वेक्टर को ले लिया कुछ थोड़ा सा,
या पोजीशन वेक्टर है, ना इस एक्स कोऑर्डिनेट में भी, ना एक्स कंपोनेंट वाले में भी नहीं टाइम है, ना वाई वाले में, ना जेड वाले में। आई जे के समझा हुआ है, एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है मेरा बच्चा। तो इसके पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स दी क्या चीज़? इट रिप्रेजेंट्स दी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल। अच्छा, थोड़ी सी बात फिर, यह पहला एग्जाम्पल है जिसमें एक्स वाई जेड को तीनों टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। थोड़ा दूसरा मैं बोल रहा हूँ, आर वेक्टर आई इंटू 2t² प्लस जे इंटू 3 प्लस के इंटू 4, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग किसके उदाहरण में लेंगे? या टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में होगा। तो यह कैसा मोशन में होगा बच्चा? 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, 1D का उदाहरण होगा मोशन, 1D मोशन। अगर इसी में दूसरा तीसरा ले लिए, आर वेक्टर बराबर आई इंटू 3t² प्लस 4tj प्लस के इंटू 4, कुछ इस तरह का पॉइंट दे दिए। तो यह 2D मोशन को रिप्रेजेंट करेगा मेरा बच्चा, 2 डायमेंशनल। इसमें एक्स और वाई दोनों टाइम के साथ चेंज करेगा। ये आगे की बात है, लेकिन अभी बेसिक बात पर ही फिर लौट कर आ रहे हैं। लेकिन पहले ही थोड़ा सा 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। थर्ड केस में मेरा बच्चा आर वेक्टर बराबर आई कैप कुछ भी 2t³ प्लस है ना जे 4t² प्लस के 3t, तीनों वेरिएबल है, एक्स भी वाई भी और जेड। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिकल वे में? चलो 3 डायमेंशनल मोशन को, तीनों कंपोनेंट होगा। हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। वेलोसिटी आता भी है पहले से, है ना, लेकिन अभी हम लोग आगे डिफाइन करते हैं तब इसको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मोशन, ये इक्वेशन दिया रहेगा पोजीशन वेक्टर का। यह एक्स वाई और जेड तीनों टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो यह रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। t बराबर 0 पर भी यही हाल होगा, t बराबर 5 मीटर पर भी बॉडी मतलब जहाँ है वहीं है, तो स्टेशनरी केस को, तो रेस्ट वाले पोजीशन को। यह मोशन है, लेकिन कैसा मोशन है? तो 1 डायमेंशनल। काहे कि एक ही कोऑर्डिनेट्स से भर जाएगा। ये भी 1 डायमेंशन का एक डिफिनीशन बन जाएगा मेरा बच्चा, कि पोजीशन कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, पोजीशन वेक्टर का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो 1 डायमेंशनल मोशन। 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा तो क्या चीज़? 2 डायमेंशन। और तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर का, तो 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे मेरे बच्चों, है ना। तो यह मोशन का क्लासिफिकेशन बताए। अब दूसरा तरह का भी क्लासिफिकेशन बोलते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन वाला बात बोलते हैं, कर्वलिनियर मोशन बोले हैं, है ना। तो उस तरह से तो मोशन को अलग अलग वे में क्लासिफाइड करते हैं। तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं थोड़ा सा केस पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की चर्चा को आगे लेते चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर से बोलूँगा कि आप 9th में भी पढ़े हैं और वेक्टर में भी डिस्प्लेसमेंट, इस सब वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। इसको हम लोग मोशन पैरामीटर, मोशन पैरामीटर ऑफ मोशन। पहला चीज़ क्या बताने जा रहे हैं? डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ traveled by body is called distance. It is a scalar quantity. Distance never decreases, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, या तो फिक्स्ड हो जाएगा, रेस्ट में आ जाए तो फिक्स्ड हो जाएगा, और मूव करेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो
तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं द लीस्ट डिस्टेंस, बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स बोला जा सकता है, दो पोजीशन। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेक्टर, मैंने आपको पढ़ाया, इट इज फंडामेंटल वेक्टर। It may increase or decrease or becomes क्या चीज़, it may increase or decrease or becomes zero, कुछ भी। अब बच्चों छोटी छोटी बात कर लें, both having same unit, meter, both having same dimension, अब दूसरे किसी और भी ढेर सारे यूनिट ले सकते हैं, मीटर लिए हैं, किलोमीटर, फीट, जो भी लेना है ले सकते हैं, लेकिन एसआई में मीटर, और बोथ हैविंग सेम डायमेंशन क्या, एल। इसी को लिखने का तरीका बताए थे, m0 l t0, है ना। तो डायमेंशन ये हो गया, और इसमें पॉइंट सब अब छोटा छोटा निकाल कर आगे बढ़ते चले। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता है, वो ऑलवेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सेवरल पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, है ना। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट पाथ जो होगा सो होगा फिक्स्ड। तो मैं अभी दिखाऊँ एक फिगर, जैसे ए है और बी पॉइंट है मेरा बच्चा, ए से बी तक जाने का सेवरल पाथ हो सकता है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं जाके इससे जाएगा। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, या पाथ स्ट्रेट पाथ जो है थर्ड, या शॉर्टेस्ट पाथ है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। या कोई ओरिजिन वाला पॉइंट है मेरा बच्चा, यह आर ए वेक्टर हो गया, और यह दिस मच क्या चीज़, आर बी वेक्टर, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो आर बी वेक्टर माइनस इसको डेल आर वेक्टर बोला जाएगा। तो डेल आर वेक्टर इस फिगर में क्या होगा मेरा बच्चा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको मैं बोला क्या चीज़, आर ए वेक्टर, इसको आर बी वेक्टर, तो इसको आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर लिख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखें, x2, y2 और z2, इसको x1, y1 और क्या चीज़ z1। तो यह जो वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर में लिखाया हुआ है सारा चीज़, तो यहाँ पर क्या होगा, आर बी वो दिस मैच वेक्टर बराबर i इंटू x2 प्लस जे इंटू y2 प्लस के इंटू z2। मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, i इंटू x2 माइनस x1 प्लस जे इंटू y2 माइनस y1 प्लस के इंटू z2 माइनस z1। यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा ए से बी तक का, स्टार्टिंग कौन, ए और, लेकिन डिस्टेंस सेवरल हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है ए और बी के बीच में, सेवरल पाथ पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक सर्टेन वैल्यू हो गया। तो ये चीज़ है, इसको हम लोग कैलकुलस की भाषा में इसको क्या लिख सकते हो, आई इंटू डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल वाई प्लस के इंटू डेल जेड। इसको 1 की जगह आई भी लिखा जा सकता है, ये एफ फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है, ये वेक्टर का चीज़ है। मैं आपको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाऊंगा इसको स्टैंडर्ड को, लेकिन अभी हम लोग बेसिक बात करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सीखे, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, एक ही लाइन पर जा रहा है और बिना मुड़े हुए जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो यहाँ पर पॉइंट सब मैं छोटा छोटा लिखाता हूँ, पहले इसको मिटा लो। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज़,
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। इसी का दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरह की भाषा को आप देख लें। अब देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं टिपिकल बात सब छोटा छोटा, पी से गया पार्टिकल क्यू पर, यह एल लेंथ है, और फिर क्यू से क्या हुआ, एक बार गया और फिर लौट कर क्या हुआ, पी पर ही चला आया, तो क्या होगा, पी टू क्यू देन क्यू टू पी, स्ट्रेट पाथ पर जा आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा 2L, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा बच्चा 0। ये बच्चों वाली बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट 0, पी से चले और पी पर आगे तो नल वेक्टर 0 वेक्टर बोलते थे। छोटा पॉइंट सब है, यह गया L, या यहाँ से जाने के बाद इधर मुड़ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, A से B, B से C, तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B देन A टू C इज हाउ मच 2L, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम A टू C, तो रूट 2L होगा बच्चों। यह वेक्टर में देखाएंगे तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। IJ में तोड़ ताड़ के बोल सकते हैं हम लोग, भाई तोड़ ताड़ वाला भाषा समझ लो भैया, वेक्टर से सारा चीज़। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, तो डिस्टेंस हो गया 2L। और इसी तरह अब स्क्वायर में कुछ में बनाते हैं तो स्पेशली हम सर्किल में ले चलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करने चले हैं सर्कुलर पाथ पर, है ना। तो देख लो भाई, अब बच्चों सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। ए से पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, बी पर, रेडियस कितना r, तो डिस्टेंस ए बी बराबर क्या बोला जाएगा, तो डिस्टेंस ए बी दिस मच, यह एंगल कितना बच्चों थीटा, और हम लोग पढ़े हैं थीटा बराबर L/R बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम फिगर थीटा बराबर AB/R, इसलिए डिस्टेंस AB बराबर, ये जो हो गया डिस्टेंस हो गया A से B तक का, तो डिस्टेंस AB बराबर क्या बोलेंगे R थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस मच, ठीक है। तो वेक्टर मेथड से ले चले हम लोग, यह दिस, यह सेंटर हो, और निकालना है ए बी वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। इन ट्रायंगल, मैं वेक्टर को थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ इस बहाने, इन ट्रायंगल OAB फ्रॉम वेक्टर एडिशन, बोलो बच्चों, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OA वेक्टर कितना है, तो R वेक्टर के उसका मैग्नीट्यूड R है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है R है, तो इक्विवेलेंट वेक्टर का केस हो गया, और बीच का एंगल क्या है थीटा है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में क्या होगा, तो यहाँ पर जब बोलेंगे तो डायरेक्शन तो इधर से इधर होगा डिस्प्लेसमेंट का AB, लेकिन AB का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, तो तुमको पता है 2A साइन थीटा बाई 2 बोलते थे इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, तो यहाँ पर 2R साइन थीटा बाई 2 दिस मच, या डिस्प्लेसमेंट निकल गया मेरा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट AB बराबर
ए बी बराबर हाउ मच 2r साइन थीटा बाई। अब हम लोग इसको कहीं भी मतलब किसी भी एंगल के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे है ना थीटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था r थीटा और डिस्प्लेसमेंट के लिए 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा पहले 90 डिग्री ले ले, फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री मेरा बच्चा, है ना। तो कितना हो जाएगा, r 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, तो है ना इस केस में पाई r बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, है ना 2r 45 1 बाई रूट 2r 2, तो रूट 2r थीटा बराबर 180 डिग्री क्या होगा बच्चों, पाई आर, है ना। डिस्टेंस होगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r साइन 180 बाई 2, तो साइन 90 तो 2r होगा। ये सिंपल आप जान रहे हो बच्चों। अभी मैं आता हूँ फिगर में, फटाफट आप लोग को पहले से भी आइडिया होगा। अभी ये रेडीमेड फार्मूला कि डिस्टेंस के जगह r थीटा, डिस्प्लेसमेंट के जगह 2r साइन थीटा बाई 2। जिस एंगल के लिए चाहेंगे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। थीटा बराबर 270 डिग्री भी बोला जा सकता है, तो 3 पाई r बाई 2 हो गया, यह 3 पाई बाई 2 और यहाँ r थीटा तो 3 पाई r बाई 2। मैग्नीट्यूड में बात करें तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, रूट 2r होगा। और फिर थीटा बराबर 360 डिग्री पूरे कंप्लीट में रोटेशन, एक रोटेशन, तो 2 पाई r डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला वहीं पहुँच गया 0। इस तरह का फिगर, इसी में चाहे अलग से फिगर देख लो बच्चों, यहाँ यहीं पर यहाँ से चला और यहाँ आया तो डिस्टेंस दिस मच, वह कितना पूरा 2 पाई r और 1/4 है तो 2 पाई r बाई 4, तो पाई r बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट दिस मच, यह r तो यह रूट 2r होगा। एक केस तो यही हुआ। फिर 180 डिग्री का मामला बन जाए तो यहाँ से यहाँ आया तो हाफ सरकमफेरेंस तो पाई r और डिस्प्लेसमेंट कितना 2r। और थीटा बराबर 270 डिग्री के केस में यहाँ से यहाँ तक चला आया तो ये डिस्टेंस हो गया बच्चों 3 पाई r बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट दिस मच रूट 2r ही होगा मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर सब दिया रहे तो उसका हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं। और पूरे कंप्लीट साइकिल पर यहाँ से चला, ए से चला और घूमते घूमते ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 और डिस्टेंस क्या चीज़ 2 पाई r। तो ये बेसिक छोटी छोटी बात मैं बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में। अभी और सारा चीज़ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर में जितना पढ़े वो भी डिस्प्लेसमेंट वाली बात सीखे थे। एक पार्टिकल इधर गया फिर इधर गया, है ना, ठीक है, मैं इधर दिखा दिया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो दिस मच, अब यह 2 मीटर है, यह 2 मीटर है, यह 3 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखाएगा, ए से, है ना, ओ से ए गया, बी गया और सी गया, तो डिस्प्लेसमेंट ओ सी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी क्या होगा, ओ सी बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3i दिस मच मीटर में, तो 5i प्लस 2j। मैग्नीट्यूड निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे, सब निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो वेक्टर में हम लोग सीखे ही हुए। अभी थोड़ी सी चर्चा कर लिए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अब फिर आप सवालों में जब आएगा तो देखा जाएगा मेरा बच्चा, है ना। तो चलिए, है ना, यह रेगुलर हेक्सागोन है, प्रत्येक साइड सेम है, ठीक। और ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, ई, एफ, ऐसा वेक्टर में भी इस तरह से कुछ दिखाए थे। तो अगर यहाँ से यहाँ बोले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर साइड ए है तो ए ही होगा, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ये मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो गया सेम। लेकिन ए से सी गया, ए से बी या बी से सी, ए से सी भाया बी, तो दिस मच ए, तो पाथ लेंथ कितना होगा 2a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा बच्चा ये होगा,
क्लियर। तो अभी ये तो निकाला जाएगा है ना वेक्टर मेथड से भी। और या क्या लिखोगे, यह एंगल कितना 120 डिग्री और यह क्या चीज़ है ना, यह ए और ये बराबर है और यह 30 डिग्री और यह कितना 30 डिग्री है ना। ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी कर लेंगे तो निकल जाएगा। और वेक्टर मेथड से दिस और दिस का रिजल्टेंट यह होगा। तो कितना होगा इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में हम लोग पढ़े हुए हैं 2a cos थीटा बाई 2, तो 2a और है ना इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा मेरा बच्चा। तो 60 डिग्री तो कितना बोलोगे, √3 बाई 2, 2 कट गया तो √3a डायरेक्ट यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है √3a डिस्प्लेसमेंट। फिर a से b, b से c और d तक गया, तो d तक गया तो दिस a तो 3a होगा बच्चों। ये वेक्टर मेथड से आप निकालोगे भैया r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और रेडीमेड फार्मूला बताए थे इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में क्या चीज़ मतलब 2a cos थीटा बाई 2। तो यहाँ दिस वेक्टर और दिस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, यह 60 डिग्री है तो 2a cos थीटा बाई 2 से निकल जाएगा यह। और दूसरा भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फिर चलिए ये जो होगा यहाँ तक की बात करो, यह a और यह a रिजॉल्व करके भी निकाला जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट यह कितना होगा मेरा बच्चा, यह a है तो यह 2a होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2a और कितने एंगल पर होगा तो 60 डिग्री। रिजॉल्व करके भी निकाल के तुम दिखा सकते हो वेक्टर मेथड से। और डिस्टेंस कितना हुआ 3a। फिर इस तरह से बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट दिस मच, या तुम्हारा क्या है a है, दिस इज a या 2a, तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं है ना। यह 2a है तो यह दिस² माइनस दिस² तो √3a। फिर ये भी आएगा है ना कि 2a का होल स्क्वायर माइनस a² तो 3a² का रूट तो √3a। फिर यह यहाँ से यहाँ तक वाला में 5 दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 5a होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a होगा। और कितने एंगल पर होगा, ये हेक्सागोन के दो साइड कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल ई एंगल जो है सो 120 डिग्री 120 डिग्री 120, तो यह 120 डिग्री पर होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा क्या होगा सब पता है आपको। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा है ना, तो ये समझ रहे हैं डिस्टेंस और क्या चीज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, ये भाषा बोलना है। डिस्प्लेसमेंट इज़ नेवर लेस देन डिस्टेंस, ये बोलना है। बराबर हो सकता है जब एक ही लाइन पर क्या हो रहा है बिना मुड़े हुए क्या हो रहा है चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। एक छोटा सवाल ले लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। व्हील ऑफ रेडियस कितना r is placed on the ground and its contact point is P. If wheel rolls catches down without slipping, completing half a revolution, find the displacement of point P. wheel है बच्चों चक्का जिसका contact point P पर दिखाया गया, रेडियस R है। अब अलग से इसका फिगर है बच्चों है ना, यह था P पॉइंट और यह कितना चल गया आगे πr डिस्टेंस चल गया P। ये चक्का जो है सो हाफ सर्कमफेरेंस, तो यह P पॉइंट मूव करके कहाँ आएगा जस्ट टॉप पर, तो इसको P' लिखा है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ मेरा बच्चा, ध्यान दोगे 2r डायमीटर के बराबर और दिस मच πr। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P है ना, बिना यह क्या करते हुए स्लिप किए हुए, विदाउट स्लिपिंग या रोल करते हुए क्या किया हाफ रिवॉल्यूशन, तो P पॉइंट का लोकेशन यहाँ आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट दिस मच, इसको S वेक्टर लिख दें। तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर बराबर है ना, S वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, अगर हम इसको लिखे तो πr² दिस मच प्लस 2r², 2r का होल स्क्वायर अंडर रूट मेरा बच्चा। अब इसको करें तो क्या होगा π² प्लस 4a²
4 अंडर रूट आई इंटू क्या चीज़ आर, ये हम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो छोटा सा पॉइंट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से एक स्टेप आगे बढ़े स्पीड एंड वेलोसिटी पर। वो बेसिक जो 9th के अंदर आप पढ़ के आए हैं उसी बात की चर्चा करने चले हम। तो स्पीड एंड वेलोसिटी पर आ रहे हैं। व्हील है बच्चों चक्का जिसका कॉन्टैक्ट पॉइंट पी पर दिखाया गया, रेडियस आर है। अब अलग से इसका फिगर है बच्चों, है ना, यह था पी पॉइंट और यह कितना चल गया आगे, पाई आर डिस्टेंस चल गया पी। ये चक्का जो है सो हाफ सर्कम हेरेंस। तो यह पी पॉइंट मूव करके कहाँ आएगा, जस्ट टॉप पर, तो इसको पी डैश लिखा है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ मेरा बच्चा, ध्यान दोगे 2r डायमीटर के बराबर और दिस मच पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, है ना, बिना यह क्या करते हुए स्लिप किए हुए, विदाउट स्लिपिंग या रोल करते हुए क्या किया, हाफ रिवॉल्यूशन। तो पी पॉइंट का लोकेशन यहाँ आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट दिस मच, इसको एस वेक्टर लिख दें। तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बराबर है ना, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, अगर हम इसको लिखे तो पाई आर स्क्वायर दिस मच प्लस 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर अंडर रूट मेरा बच्चा। अब इसको करें तो क्या होगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 अंडर रूट आई इंटू क्या चीज़ आर, ये हम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो छोटा सा पॉइंट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से एक स्टेप आगे बढ़े स्पीड एंड वेलोसिटी पर। वो बेसिक जो 9th के अंदर आप पढ़ के आए हैं उसी बात की चर्चा करने चले हम। तो स्पीड एंड वेलोसिटी पर आ रहे हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, rate of change of distance, rate of change of distance traveled is called speed। फिर से it is a scalar quantity that is speed बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। इसी में इम्पॉर्टेंट टर्म होगा एवरेज स्पीड। सबको डिफाइन करेंगे अभी जस्ट कैलकुलस की भाषा में। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम में बच्चों समझना है, अब गाड़ी कहीं से चली है फिर जाकर रुक गई है थोड़ी देर, फिर चलना स्टार्ट की, तो डिपार्चर पॉइंट और अराइवल पॉइंट के बीच में जितना टाइम लगा है वो सारा टाइम लेना है, बीच में रुका है तो एवरेज स्पीड निकालने में। तो ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ से बस खुली है, फिर 1 घंटा में के बाद जाके किसी बस स्टॉप पर जाकर रुक गई है, फिर वहाँ से फिर गाड़ी खुली है और फिर 2 घंटा में पटना पहुँच गई है, लेकिन बीच में बस स्टॉप पर जाके आधा घंटा गाड़ी रुक गई थी किसी कारण बस। तो टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ का डिपार्चर टाइम और वहाँ का अराइवल टाइम, वो पूरा टाइम टोटल टाइम होगा। तो एवरेज स्पीड तब नहीं, एवरेज स्पीड में वो आपको लोअर क्लास में कहानी पढ़े होइएगा खरगोश और कछुआ वाला बच्चों, है ना। रेस लगा था, खरगोश जाके सो गया और कछुआ धीरे 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 चलते जाए, तो उसमें आपको मिला था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वो वाला बात था। तो उसमें याद किसका एवरेज स्पीड ज़्यादा हो गया, तो कछुआ का एवरेज स्पीड ज़्यादा हो गया, है ना। खरगोश तो बहुत तेज़ी से चल के, लेकिन जहाँ पहुँचना था उस पॉइंट से पहले वो सो गया, तो वो जब जगा तब तक कछुआ वहाँ पर कवर ट्रैवल करके पहुँच चुका था। तो उसका एवरेज स्पीड कछुआ का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पर एवरेज स्पीड में यहाँ टोटल टाइम समझने वाला टर्म है, समझ गए आप। और इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
that is rate of change of position vector. Change of position vector is called velocity. It is vector quantity. तो velocity बराबर how much? Displacement by time. And average speed बराबर total distance by total time. जो कंसेप्ट टोटल टाइम का यह था वही कंसेप्ट यहाँ भी होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, बोथ हैविंग सेम यूनिट मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर लिखा जाता है बहुत सारे जगह पर। तो हम लोग को 1 किलोमीटर पर आवर याद रहना चाहिए 5/18 मीटर पर सेकंड। ऊपर में 1000 मीटर और नीचे 60 × 16 कॉट के क्या होगा, तो 60 × 60 और 5/18 बचेगा बच्चों। तो इस तरह से करें और 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड, इस तरह का चीज़ डायरेक्ट 36 किलोमीटर पर आवर बराबर 10 मीटर पर सेकंड। जो भी समय बचेगा वो एडवांटेज देगा आपको। तो इस तरह का 18 का टेबल लिख देना, इधर 5 का टेबल लिख देना, है ना। 54 किलोमीटर पर आवर मेरा बच्चा, है ना। 15 मीटर पर सेकंड, है ना। 72 किलोमीटर पर आवर बराबर 20 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर बराबर 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह का चीज़ आगे भी लिखा जा सकता है। तो किलोमीटर पर आवर, अब बोथ हैविंग सेम डायमेंशन, तो सेम डायमेंशन क्या होगा, बोथ हैविंग सेम डायमेंशन पढ़ा हुआ है बच्चों, LT-1, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग क्या पढ़े कि डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह यहाँ पर क्या बोला जाएगा, एवरेज स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला बात। समान भाषा में भी बोले थे स्पीड बाई वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्पीड कभी भी वेलोसिटी से छोटा नहीं होगा, है ना। स्पीड ऑलवेज या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस तरह से बात, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो स्पीड इज टेकन ऑलवेज क्या चीज़, पॉजिटिव, और वेलोसिटी तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, एक पॉइंट लिख देंगे लास्ट में कंक्लूजन में कि स्पीड is always taken as positive, always taken positive, है ना। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ गलत हो गया ना। एवरेज वेलोसिटी मेरा बच्चा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ऊपर में एवरेज स्पीड था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसको मिटाया था। तो यह तो स्पीड इज ऑलवेज टेकन एज क्या चीज़, पॉजिटिव। स्पीड निकालने का बात कर रहे हैं, तो मान लो T1 डिस्टेंस, सॉरी T1 टाइम में V1 स्पीड, फिर इनफॉर्म स्पीड V1 कितने टाइम तक, T1 टाइम, V2 कितना टाइम तक, T2 टाइम तक। उसी तरह बच्चों Vn
और क्या चीज़ Tn की बात करें, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम के साथ स्पीड दिया हुआ है, इसको क्या लिख दें, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है मेरा बच्चा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में क्या होगा, v1 t1 प्लस v2 t2, या इतना t1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v1 इंटू t1, फिर अगला t2 समय में v2 इंटू t2, इस तरह से vn tn बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 t। अब संजोगा AP में हो GP में हो, उस तरह का सीक्वेंस बन जाए तो सवाल बड़ा हो जाएगा, लेकिन बन जाएगा आसानी से। तो यह पता चला। अब हाफ टाइम का बात करें, स्पेशल केस। हाफ टाइम में क्या हो जाए, दैट इज़ व्हेन t1 बराबर t2 बराबर क्या चीज़, t/2। टोटल टाइम क्या चीज़, हेयर t इज टोटल टाइम। मान लो 1 घंटा तक चलना है तो आधा घंटा एक स्पीड से, आधा घंटा दूसरे स्पीड से, तो सिंपल बात हो गई। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगा, हाफ टाइम में मेरा बच्चा, एवरेज स्पीड v1 इंटू t/2 और v2 इंटू t/2 अब बाई t, तो v1 प्लस v2/2। इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, या कौन, अरिथमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2। यह हाफ टाइम वाला केस है। और अगर यह t1 बराबर क्या होगा, t2 बराबर t3 बराबर क्या चीज़ tn, तो अब उस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस, है ना, सब में से टाइम क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, और नीचे वाला टाइम n इंटू टी, तो क्या v3 प्लस डॉट डॉट vn और डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। ये ध्यान देना अच्छा। तो यह एवरेज स्पीड निकला, है ना, बराबर बराबर टाइम में क्या है, v1 स्पीड है, v2 स्पीड है, फिर अगला उतना ही टाइम में v3 vn, इस तरह से। तो एवरेज स्पीड कैसे दे दोगे बच्चों, तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस, यह टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अब डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कुछ डिस्टेंस v1 स्पीड से नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस भी, है ना, v2 स्पीड से, तो उसको दिखाने जा रहे। तो अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। पहले इसको कंप्लीट कर लो मेरे बच्चों, और तब डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। बच्चों डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस को, है ना, बांटा गया है स्पीड के हिसाब से। मान लो s1 डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है गाड़ी या बॉडी कोई, कितना स्पीड से, v1 स्पीड से। फिर s2 डिस्टेंस कितना से, तो v2 से, एंड सो ऑन। एसेंट डिस्टेंस कितना स्पीड से, vn। हेयर एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इजी वे में सब डिस्टेंस को क्या करना है, जोड़ देना है, s1 प्लस s2 प्लस डॉट 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 sn तक मेरा बच्चा। और टाइम क्या होगा, तो इसका टाइम क्या होगा, s1 बाई v1 डिस्टेंस बाई स्पीड, s2 बाई v2, तो s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2 प्लस डॉट डॉट sn बाई vn। इसी में बच्चों इफ़ s1 बराबर s2 बराबर डॉट डॉट sn हो जाए तो सब क्या है, बराबर कॉमन हो जाएगा, और यह n ऊपर में बचेगा, क्या होगा, और तो एवरेज स्पीड बराबर, बोलो बच्चों, n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2
प्लस डॉट 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 1/Vn, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी में एक स्पेशल केस 2 ही पार्ट वाला हाफ लेंथ वाला बात करें, किसकी बात करें तो हाफ लेंथ। तो यहाँ स्पेशल केस इसमें क्या चीज़, हाफ लेंथ। S1 बराबर S2 बराबर L/2, L इज टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो L/2। तो क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर मेरा बच्चा इस फॉर्मूला में ले चले तो टोटल लेंथ L और नीचे L/2 V1, L/2 V2, कैंसिल LL, तो 1/2 V1 प्लस 1/2 V2। इसको सॉल्व करो तो 2V1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2। यह हार्मोनिक मीन कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड हाफ लेंथ के केस में हार्मोनिक मीन ऑफ V1 एंड V2, है ना। तो बच्चों हाफ लेंथ का केस बना, और यह हाफ, इससे पहले वाला में हाफ टाइम वाला में V1 प्लस V2/2 लाए थे, और हाफ लेंथ वाला केस में 2V1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2। इसको हार्मोनिक मीन बोले, और उसको V1 प्लस V2/2 को जो अरिथमेटिक मीन बोले। तो इस तरह के रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के सवाल सब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो पढ़ा है उस पर 3 छोटा सवाल दिया। मैं हाफ लेंथ का एवरेज स्पीड बताया था 2V1 इंटू V2/V1 प्लस V2, और हाफ टाइम का एवरेज स्पीड क्या जस्ट अभी बताए हैं, हाफ टाइम का एवरेज स्पीड V1 प्लस V2/2। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं 3 सवालों में हम, है ना। फर्स्ट सवाल में एक कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस D at a speed 10 km/h, the second third at a speed 20 km/h, and the last third at a speed of 60 km/h. Determine the average speed of the car. बच्चों टोटल डिस्टेंस D है, तो D/3 कितना डिस्टेंस से गया, स्पीड से गया बच्चों 10 km/h, या V1 लिख दे। फिर अगला 1/3 D/3 कितना स्पीड से, V2 स्पीड हाउ मच 20 km/h, km/h इस तरह लिखे या आवर इन्वर्स करके लिखे तो चलेगा, km/h इन्वर्स, km/h इन्वर्स। एंड नेक्स्ट D/3 मेरा बच्चा कितना, V3 60 km/h। इस तरह से दिया हुआ है सवाल, और एवरेज स्पीड निकालना। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, D दिया ही हुआ है, डिस्टेंस दिया, उसी को D/3 कई इक्वल लेंथ्स में बांटे, 1/3 करके है। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अपने लोग का फॉर्मूला था इस तरह से, S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3। तो यहाँ पर यह S1 D/3 S2 भी D/3 तो टोटल D हो जाएगा, और यह क्या बचेगा बच्चों D/3 V1 हाउ मच 10 km/h में ही छोड़ दिए, D/3 इंटू 20 और D/3 इंटू क्या चीज़ 60, D कैंसिल हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एक केस में बताया, सिंपल सवाल था, 3 पार्ट्स में 3 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को 3 इक्वल लेंथ में बांटे, और तो यह थ्योरी का पॉइंट था, उसी पर बैठा के दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया। अब चले दूसरा पर। दूसरा बताने से पहले इसको हम क्या कर ले, मिटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं, और तब क्या कर रखे हैं हम इसको समझा देते हैं आपको। तो यह कंबाइंड केस है, हाफ लेंथ और हाफ टाइम दोनों का मिला हुआ मिक्स है। समझ में आ गया बच्चों, सारे बच्चों को फिर अपना देखेंगे।
रहे थोड़ा, ए पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड विथ ए वेलोसिटी v नॉट. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half time. Find the average velocity. या क्या कहता है, मान लीजिए हाफ लेंथ टोटल डिस्टेंस dl लिया जाए, l लिया जाए, जो l ले लेते हैं यहाँ l/2 हो गया, और बचा हुआ लेंथ भी कितना l/2. यहाँ का टाइम मान लीजिए क्या चीज़, या वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट, और इस केस में टाइम माने t1, और इसमें जो टाइम लगेगा t2 मान लेते हैं, उसका हाफ टाइम में स्पीड कितना है बच्चों, है ना. तो v1 और नेक्स्ट हाफ टाइम का स्पीड क्या है मेरा बच्चा, v2, और इसका टाइम टोटल टाइम t2 मान लेंगे तो t2/2 हो गया यहाँ का टाइम, इसके लिए t2/2 हो गया टाइम. अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, पहले तो अलग अलग कर ले हम लोग. इसका t1 का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का, इस हाफ लेंथ का, फर्स्ट हाफ लेंथ का, तो l/2 इंटू v नॉट, या t1 निकल गया. और इसमें क्या होगा, इसका t2/2 क्या होगा, l/2 v1, है ना, और रिमेनिंग t2/2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, या l/2 v1, या गलत हो गया मेरा बच्चा, ये डिस्टेंस जो भी होगा, है ना, टाइम लिए t2 टोटल टाइम, और यहाँ का टाइम हो गया t2/2, इसका टाइम t2/2, तो ये डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस जो होगा l/2 होगा, और वह होगा कितना, v1 इंटू t2/2 प्लस v2 इंटू t2/2, है ना. तो t2 बराबर क्या, 2 कैंसिल हो जाएगा सब में से मेरा बच्चा, है ना, l/v1 प्लस v2 बोला जाएगा. t2 बराबर t2 कॉमन ले ले तो l, है ना, v1 प्लस v2, तो t2 निकल जाएगा. एवरेज स्पीड क्या होगा मेरा बच्चा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, l/2 प्लस l/2 l, और टाइम कितना, l/2 v नॉट, फिर क्या, है ना, इस केस में डिस्टेंस क्या है l/2, और टाइम कितना, इतना, तो यहाँ निकाले टाइम, और टाइम का फॉर्मूला में लिखेंगे l/v1 प्लस v2. l कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल हो गया, LCM क्या हो जाएगा बच्चा, 2v0 इंटू v1 प्लस v2, तो वो ऊपर आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2. उतना मैथमेटिक्स तो करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो गया, v1 प्लस v2 और प्लस 2v नॉट. यह एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिला बच्चा. और डायरेक्ट कैसे बनाओगे सो बताओ. यहाँ पर यह हाफ टाइम का केस है, तो इस हाफ लेंथ के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, एवरेज स्पीड फॉर सेकेंड हाफ लेंथ, ध्यान देना है, एवरेज स्पीड फॉर सेकेंड हाफ लेंथ. या अल्टरनेटिव दूसरा तरीका, डायरेक्ट हाफ टाइम वाला में स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2/2, है ना. तो यहाँ v1 और v2, तो v1 प्लस v2/2, ठीक. और फर्स्ट हाफ लेंथ का स्पीड कितना है, v0. अब टोटल क्या हो जाएगा, यह हाफ लेंथ फिर हाफ लेंथ, तो टोटल के लिए क्या होगा, टोटल टाइम, और टोटल टाइम या टोटल जर्नी जो भी हो, एवरेज स्पीड बराबर हाफ लेंथ के केस में हम लोग 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2. v1 के जगह क्या है, v0, और v2 के जगह क्या है मेरा बच्चा, v1 प्लस v2 बाई 2. 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, v0 प्लस v1 प्लस v2.
अब इसको सॉल्व कर तो 2 कट गया, तो वही V0 प्लस V1 प्लस V2 और बाई V0 इंटू क्या चीज़ V0 प्लस V1 प्लस V2 है ना, 2V0 है ना, 2 कहाँ से रहा, यहाँ 2 छूटा, यहाँ 2V0 LCM और 2 से फिर 2V0 ऊपर बचेगा, ये 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा LCM, तो 2V0 V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 प्लस 2V0। वो भी तरीका, वो डायरेक्ट तरीका ही आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मतलब जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब में अगर पूछ देता है, इतना बेसिक तो रहता नहीं है, लेकिन तब भी है ना रहे तो इस तरह से फटाफट सोचकर हाफ टाइम और हाफ लेंथ को मिक्स करके बना लेंगे सवाल। ये दूसरा सवाल मैं बताने का कोशिश किया, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। हाफ डिस्टेंस कितना स्पीड से गया, फर्स्ट हाफ V0 से, नेक्स्ट हाफ में जितना समय लगता है उसका फर्स्ट हाफ टाइम में V1 स्पीड है और नेक्स्ट हाफ टाइम में V2 स्पीड है। तो जो सेकंड मेथड में बताया, तो सेकंड हाफ लेंथ के लिए एवरेज स्पीड क्या हो गया V1 प्लस V2/2। फॉर टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यह हाफ लेंथ का स्पीड हो गया V0 और नेक्स्ट हाफ लेंथ का स्पीड क्या हो गया V1 प्लस V2/2 और तब 2V1 इंटू V2/V1 प्लस V2 है ना, जो हार्मोनिक मीन की तरह आधार पर फार्मूला था उस पर हम लोग पुट किए उसको। तो इसको सोचना है और ये अलग से बाइफर्केट करके अलग अलग इसका T2 बाई टोटल टाइम T2 लिए तो T2/2 और T2/2 इस तरह से करके हम लोग इसका टाइम निकाले T2, इसका T1 और टोटल डिस्टेंस L माने हैं। तो इस आधार पर हम लोग क्या किए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम मेरा बच्चा, तो टोटल टाइम L/2 V0 इसके लिए और इसके लिए टाइम हो गया L/V1 प्लस V2। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा। थर्ड सवाल पर ले चलते हैं, लेकिन पहले सेकंड को बढ़िया से अपना रोक कर अपने से बनाने का कोशिश करोगे। कल है ना, कलम कागज़ लेकर बनाने का है, सिर्फ देखने का नहीं होता है प्रॉब्लम, चाहे कोई भी चीज़। कलम कागज़ एकदम क्लासरूम की तरह आप क्या करोगे, घर पर जब भी इस वीडियो को देखना शुरू करो तो आप कलम कागज़ ले लो, समझो कि हम लोग क्या है क्लास में हैं। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, क्लास में है नहीं, लेकिन आपको रखना है, रोक देना है और सवाल को पहले अपने से कोशिश करना है और तब क्या करना है बच्चों, है ना, इस जो हम बना रहे हैं उससे आपको मैच कराना है, देखना है कि कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं, तो उस तरह से आपको बात करनी है। चले थर्ड प्रॉब्लम पर ले चलता हूँ, लेकिन पहले इसको पहले फिर से हम इस जगह बना लेते हैं तब इसको विथ वेलोसिटी V0। फिर वही उसी तरीके से टोटल डिस्टेंस क्या मान ले D, तो D/3 ये डिस्टेंस हुआ कितने स्पीड से बच्चों, V0 स्पीड से। इसमें टाइम मान लो क्या लग रहा है T1, तो T1 बराबर क्या होगा D/3 अब बाई V0, तो T1 के जगह D/3 इंटू V0। अब इसमें टोटल टाइम लग रहा है T2 मान लो, D/3 है ना, और बच गया टोटल डिस्टेंस कितना, यह D/3 है और यह टोटल D लिए हैं, तो यह टोटल डिस्टेंस कितना D माइनस D/3 लिखेंगे तो 2D/3 2/3। अब इसमें मान लेते हैं कि कितना समय लगता है मेरा बच्चा, कि T2 टाइम लगता है। तो T2 टाइम में क्या है, T2/2 में स्पीड है V1 और नेक्स्ट T2/2 में स्पीड क्या है मेरा बच्चा V2। यह अब देख लो, इसके लिए टाइम टोटल डिस्टेंस क्या हो, टाइम कितना यहाँ हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 2D/3 और तो 2D/सेकंड इसके लिए सेकंड स्टेप के लिए, ये वाला केस में फर्स्ट के लिए तो निकल गया फर्स्ट D/3 डिस्टेंस के लिए T1 बराबर D/3 V0। सेकंड में टाइम मान लिए हैं T2 टोटल टाइम, तो हाफ टाइम हो गया T2/2 और यह नेक्स्ट हाफ टाइम भी T2/2। अब ये डिस्टेंस पहले इसका, तो ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा बच्चा V1 इंटू T2/2 और ये डिस्टेंस कितना होगा नेक्स्ट सेकंड इसका हाफ टाइम वाला केस का
कितना होगा बच्चों, v2 इंटू T2/2, और यह मिलकर क्या डिस्टेंस देगा, 2D/3। इससे क्या मिल जाएगा मेरा बच्चा, T2 बराबर क्या मिलेगा, T2 कॉमन ले लिए है ना, 2, तो यह 4D, 2 कॉमन, यह 4D/3 v1 प्लस v2। मैं जैसे बोला कलम कागज लेके आपको खुद करना है, तो T2 निकाल दिया मैं। और एवरेज स्पीड पूरे टाइम के लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड फॉर टोटल डिस्टेंस d, हाउ मच, टोटल डिस्टेंस हो गया d, टोटल टाइम लेना है तो T1 प्लस T2, और d, और T1 के जगह मेरा बच्चा D/3 v0 प्लस 4D/3 v1 प्लस v2। सॉल्व कर ले, d कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या बचेगा बच्चों, नीचे 3v0 v1 प्लस v2, तो ऊपर चला गया 3v0 v1 प्लस v2। सॉल्व करो अपने से भाई, है ना, वो तो करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं, आप रोक के अपना फिर कर लो। क्या होगा, 3 है ही v1 प्लस v2, और यह क्या 4v0 प्लस 4v0, दिस इज एवरेज स्पीड। इस केस में तो 3 तरह का सवाल लिए हम, क्या चीज़ कल मतलब जो अभी जो बता रहे थे, है ना, इससे पहले जस्ट उसके आधार पर 3 सवाल में बताया, छोटा छोटा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम के ही आधार पर बात था। हाफ लेंथ हाफ टाइम का केस था, 1/3 लेंथ का केस था। तो देख लो बच्चों, एक टर्म बोल रहे ट्राजेक्ट्री, है ना, द पाथ ट्रेवल्ड बाई ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। और उसके आधार पर मोशन को फिर से फर्दर डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बच्चों, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी में 2 तरह का, रेक्टिलिनियर और क्या चीज़, कर्वलिनियर मोशन बोलेंगे, और दूसरा रोटेटरी मोशन बोलेंगे, है ना। वो फैन का मोशन जो होगा, फैन के ब्लेड का मोशन, वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। और दूसरी उसी का स्पेशल केस एक सर्कुलर मोशन, अलग अलग चैप्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो और तीसरा होगा चलो ऑक्सिलेटरी, पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, है ना। व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल देन मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक और हार्मोनिक। तो मैं अभी कुछ नहीं, केवल नाम लिखा देता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, और तीसरा हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन बोलते हैं केवल, और उसको अपने से स्टडी करेंगे थोड़ा। लेकिन ट्राजेक्टरी मैं बोलने जा रहा हूँ, ट्राजेक्टरी, the path followed by a point object during its motion is called trajectory. Motion is further divided into 3 groups, into 3 types. First, translatory motion. हम इस बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो सारा पार्ट एक ही लाइन पर, क्या मतलब एक लाइन पर मतलब पैरेलल ही क्या होगा, डायरेक्ट जाएगा नीचे की ओर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी में स्पेशली क्या चीज़, लीनियर मोशन वाला, रेक्टिलिनियर मोशन का केस बोलेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन में 2 तरह की बात बोलते हैं, एक रेक्टिलिनियर और दूसरा कर्विलिनियर। पहले भी चर्चा कर रहे थे, कर्विलिनियर मोशन। दूसरा है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, और इसी में स्पेशल सर्कुलर मोशन, है ना। इफ क्या है, जैसे सर्कुलर मोशन में क्या है, इफ ए पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज क्या चीज सेम। पार्टिकल कॉन्स्टेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है, घूमना है उसको बच्चों, बाध्य
और घूमना है इस तरह की उसको फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी क्या हो, हर हमेशा क्या हो, सेम हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। उसके बाद रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन जिस, और थर्ड है चला ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन बोले। इसका स्पेशल केस हम लोग को पढ़ना है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे चैप्टर में, लेकिन ये सब मोशन के कैटेगरी में ही आएगा। तो पाथ फॉलोड बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी मेरा बच्चा, है ना। अब ट्रैजेक्टरी या तो स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, है ना, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा। मैं बेसिक मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस है अभी प्रैक्टिस में आना है आप लोगों को, अभी तो सिंपल देखते चल रहे हैं, और आपको धीरे एक बार आदत सी बन जाएगी तब आपको आसान और लगेगा। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं, सो मैं तो लाइन लिखा देता हूँ आपको। तब मेरा बच्चा equation of trajectory, if an object moves in a plane, then y बराबर फंक्शन ऑफ x और x बराबर फंक्शन ऑफ y इज कॉल्ड equation of trajectory, is called equation of trajectory। ध्यान देना बच्चे। अब देखो y को x में एक्सप्रेस कर दो या x को y के रूप में एक्सप्रेस कर दो, जो इक्वेशन होगा वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। अभी बार बार ऐसा सवाल लाएंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, आगे जो भी मोशन पढ़ेंगे सब। अभी हम एक प्रॉब्लम दे रखे हैं जिसमें, है ना, इसमें 4 बातें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज। तो यहाँ दिया हुआ है आई किसका, या एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। तो इस सवाल सब में क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो सॉल्यूशन में मैं दे दूँ पहला, फर्स्ट के लिए एक्स बराबर व्हाट, AT, टी बराबर एक्स बाई ए एंड y बराबर माइनस BT²। देयरफॉर y बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस B, और T² के जगह x² बाई A²। तो यह y वेरीज x² का केस हुआ बच्चों। तो पाथ ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा, ट्रैजेक्टरी विल बी पैराबोलिक, ट्रैजेक्टरी विल बी पैराबोलिक, y वेरीज x²। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आपको रिपीट करते रहना है कि किस तरह से। तो यह पहला। अब दूसरा में क्या है बच्चों, है ना, यही में देख दे, है ना। सेकंड पार्ट मेरा बच्चा, x बराबर a sin ओमेगा टी, y बराबर a cos ओमेगा टी, माइनस है आई वाले कोफिशेंट को x और j वाले कोफिशेंट को y। अब इसको स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो तो x² प्लस y² बराबर व्हाट, a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। यह मैं बताया था, यह सर्किल का इक्वेशन है। तो क्या होगा, ट्रैजेक्टरी विल बी सर्किल, ट्रैजेक्टरी विल बी सर्कुलर। थर्ड ले चले। थर्ड में क्या है बच्चों, इसी तरह से फिर से रिपीट करना है कि यह सर्कल का इक्वेशन है। इस तरह का फॉर्म वाला इक्वेशन मैं बताया था पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है, थर्ड में है 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। तो x बराबर 3 sin ओमेगा टी और y बराबर 4 cos ओमेगा टी। यहाँ x² बाई 9 इजकल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और y² बाई 4 16, है ना, cos² ओमेगा टी। ऐड कर दो मेरा बच्चा, तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर क्या चीज़ 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या चीज़ 1 लेते थे, है ना। तो वही इलिप्टिकल होता था। तो पाथ विल बी इलिप्टिकल, इलिप्स, पाथ विल बी इलिप्टिकल कर दे। मेजर और माइनर एक्स और वाई पर कौन साइड करेगा वो सब बताए। फोर्थ सवाल में चले थोड़ा सा, है ना। तो इसी में स्पेस बना के चाहे यहाँ लिख दे फिर से, है ना। तो इस साइड ले ले चलो। फोर्थ में, है ना, x बराबर 2 sin ओमेगा टी, x बराबर 2 sin ओमेगा टी, है ना। सॉरी यहाँ आई छोटा सवाल में ही। और y बराबर 3 sin ओमेगा टी, और यहाँ से sin ओमेगा टी बराबर x के फॉर्म में ले चलना है। तो sin ओमेगा टी बराबर मेरा बच्चा x/2 इसमें पुट कर दे, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 इंटू क्या चीज़ x। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y बराबर mx प्लस c बराबर 0 ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप क्या है -3/2। सबका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तुम, तो क्या हो जाएगा, है ना। ट्राजेक्ट्री विल बी स्ट्रेट लाइन, ट्राजेक्ट्री विल बी स्ट्रेट लाइन। इस तरह की बात करेंगे, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो ये छोटा सवाल था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का, तो है ना। तो ट्राजेक्ट्री बोलते हैं पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री जो जिस तरह का हम लोग कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन सब थोड़ा जाने हैं, सर्कल का, इलिप्स का, पैराबोला का, तो उसके आधार पर मैं लिखते चला गया हूँ सबको। तो इस तरह से बात करते चले जाएंगे आप। बात करने चले, और उसी में मैं आपको ले चलूँगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। तो अब काइनेमेटिक्स को कैलकुलस से जोड़ने चले हैं बच्चों हम। तो पहले टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात सीखें, है ना। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, थर्ड एवरेज वेलोसिटी। अब जो एवरेज वेलोसिटी इसके बाद जब पढ़ाएंगे तो कैलकुलस के तरीके में ग्राफ से लाएंगे, है ना। मेनली कैलकुलस की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ में बोलूँगा एंगुलर वेलोसिटी, वो आगे का होगा लेकिन मैं इसी काइनेमेटिक्स में बताते चलूँगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंड फिफ्थ जो पढ़ाएंगे वह बड़ी इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। ये 5 तरह का। अब इसी नॉन इनफॉर्म वेरिएबल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे हम। तो वो कैलकुलस की जानकारी है हम लोगों को थोड़ी सी, और उसी के आधार पर अब हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यूनिफॉर्म तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर हमेशा क्या रहे, टाइम से इंडिपेंडेंट हो, पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑफ एन और एनी ऑब्जेक्ट is always क्या चीज़ सेम, is independent of time, is independent of position, then its velocity of object is said to be uniform। और दूसरा बोलो भाई, है ना, इनफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे उसके वेलोसिटी को, ऑब्जेक्ट के उस वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। तो उतना ना बोलकर हम सिर्फ बोलते हैं इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम, देन वेलोसिटी इज सेड टू बी क्या चीज़, यूनिफॉर्म। तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अलग से 2 लाइन लिख लिया जाए।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर में दो चीज़ बार बार बोलना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is independent of time, then velocity of, if magnitude and direction of velocity of an object, then velocity of object is said to be uniform। है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक समान भाषा हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम पर निर्भर ना करे, हर टाइम पर बराबर रहे, तो वो वेलोसिटी कैसा होगा बॉडी का, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको वहाँ अलग से मैं लिखाता हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की बात करने चलो इसको हम पहले क्या कर ले, मिटा ले, तो हम लिखा देते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। दूसरा मैं लिख रहा हूँ बच्चों नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। आज एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यह लंबा होते जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं, अभी अब काम का चीज़ स्टार्ट होने वाला है मेरा बच्चा। वो सब टर्म सब समझना था आपको, है ना, लेकिन अब जो हम लोग मूल जो फार्मूला सीखने वाले हैं वो हमारा आगे की पढ़ाई में मदद देने वाला है। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time, varies with time, changes with time, then velocity of object is said to be non-uniform और वेरिएबल। तो इतनी बात समझ गए, वेक्टर के आधार पर मैं डिफाइन कर दिया। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में ना डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स करे, है ना, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब भी हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। समान बात बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई अंतर ही नहीं लोग रखता है ना। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, और उसके बाद सर्टन बार क्या हो गया, चेंज कर लिया डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ में जा रहे थे, ईस्ट की तरफ मुड़ गए और 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड बोलेंगे। तो ये सब बात बोलते जाएंगे, बहुत लंबा लिखाना नहीं, लिखा तो बहुत लंबा दिया और अब शॉर्ट करते हुए बढ़ना। देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो वेलोसिटी चेंज होता है एक्सेलरेशन के कारण बच्चों। तो अब यहाँ से टर्म आएगा एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को या दोनों को। तो कैसे क्या होगा सो अब आगे देखते हैं। तो हम डिफाइन करने चले हैं बच्चों किसको, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. It is vector quantity
दैट इज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। बच्चों है ना, यहाँ फिर से इफ यू वेक्टर बराबर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 0, और v वेक्टर बराबर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, velocity vector of given object after time t, then acceleration of object is given as, एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से स्मॉल एफ लेटर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग ए वेक्टर से लिखने जा रहे हैं, स्मॉल ए वेक्टर से। ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई टी। सामान्य भाषा में बोले स्ट्रेट लाइन पर चला जा रहा है बॉडी, है ना, ऑब्जेक्ट किस पर, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है एकदम, तो उस केस में सिंपल भाषा होगा सिंपली ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। नाइन्थ सब में तो यही पढ़ के है। बहुत सारे केस में वी नॉट लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को वी जीरो बोलेंगे, लेकिन हम लोग पुराने ही ट्रेडिशन को मतलब अपनाए रहा, इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर ए वेक्टर, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सब आप आगे लिखते हैं, और इसका यूनिट और डायमेंशन बेसिक चीज़ हो गया। यूनिट क्या लिखोगे बच्चों एक्सेलरेशन का, मीटर इनटू सेकंड का पावर -2, और दूसरा फोर्स वाला यूनिट, फोर्स की चर्चा करनी नहीं है काइनेमेटिक्स में, लेकिन आप जो 10th पास बच्चे हो, है ना, 10th है ना, तो क्या होगा बोलो, यहाँ न्यूटन पर केजी या न्यूटन केजी इनवर्स एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास, तो न्यूटन केजी इनवर्स भी बोला जा सकता है। डायमेंशन क्या होगा मेरा बच्चा, सीखा हुआ है बच्चों सबको, LT-1 वेलोसिटी और टाइम t, तो p से डिवाइड कर दिया LT-2 हो गया, तो डायमेंशन LT-2 सबको। तो इस तरह की बात कर ले। अब है क्या, पहले सिंपल भाषा, ये 9th में आप सारा चीज़ पढ़ा हुआ है आपको, है ना। वेक्टर नहीं लगाते हैं क्योंकि वो एक लाइन पर ही की बात करते हैं, तो v माइनस यू बाई टी बोल देते हैं। तो मूल फार्मूला निकल गया, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अभी तक कैलकुलस आया नहीं, अब जस्ट आने वाला है, लेकिन अब इसको एक्सेलरेशन दो तरह से बोलेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, फिर तो और दूसरा बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहेंगे, तो कब निगेटिव एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो क्या होगा, रिटार्डेशन का केस बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन का बोलेंगे। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ ना चेंज हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म बोलाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो बेसिक यहाँ तक था। अब नए तरीके से कैलकुलस से बात करें, पहले दो इसके बारे में लिख दे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। There are two types of acceleration. एक तरीका पर क्या होगा, यूनिफॉर्म, एंड दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। If magnitude and direction of acceleration of an object
is independent of time, independent of time, that is always same, then acceleration of object is taken as uniform. अदरवाइज इसी में सब आ जाएगा, अन्यथा अदरवाइज एक्सेलरेशन इज सेड टू बी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, अदरवाइज एक्सेलरेशन इज टेकन एज नॉन यूनिफॉर्म, चाहे इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। लिखना है, कलम कागज पकड़े रहिए, लिखते रहिए, फिर बात करते रहिए। इज टू बी क्या चीज़, सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अब इसी में दूसरा तरीका क्या है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases with time, then acceleration is taken as positive, and when velocity of given object decreases with time, then acceleration is said to be negative and it is especially called, तब then acceleration यहाँ चले आए, then acceleration is taken as negative, वेक्टर का आधार अलग हो गया और ये अलग क्लासिफिकेशन हो गया, इज टेकन एज नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन दो तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। वेलोसिटी बढ़ता है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी घटता है तो निगेटिव। सामान्य भाषा में ब्रेक लगाना बोलते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी का स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से बात बोलें तो एक्सेलरेशन। अब हम लोग इतनी बात जानकारी हो जाने के बाद हम लोग अब बात को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। हम टॉपिक देने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। उसी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात सिखाएंगे। अब वहाँ से अब थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगेगा हम लोग का। तो चलिए अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। एक तरह से डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। वो है रिफरेंस पॉइंट, ओरिजिन जो भी है, कोई पॉइंट है P, कितने डिस्प्लेसमेंट पर S पर, एक ही लाइन पर की बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर P है ना, T टाइम पर कहाँ पर पार्टिकल है बच्चों, कितनी दूरी पर है ओरिजिन से या रिफरेंस पॉइंट से, तो S पर। और फिर बच्चों यह Q पर आया, यहाँ पर टाइम T और यह टाइम T प्लस डेल T पर यहाँ पहुँच गया बच्चा। यहाँ पर का वेलोसिटी क्या है बच्चों, V, वेलोसिटी V और टाइम T पार्टिकल। और यहाँ पर हम लोग V प्लस डेल V वेलोसिटी और टाइम T प्लस डेल T, टाइम बदल के T प्लस डेल T, छोटा टाइम डेल T में पार्टिकल का पोजीशन P से Q गया, वेलोसिटी बदल गया V से V प्लस डेल V, है ना। तो क्या होगा, लेट एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट
let a point object is at p at time t and its and it is क्या है, let a point object is at p at time t and its position be at q at time t plus del t। यहाँ पर लिख देंगे सच दैट ओ पी बराबर एस और यहाँ पर सच दैट मेरा बच्चा ओ क्यू बराबर एस प्लस डेल एस। वेक्टर भी लगा सकते हैं, अभी कुछ नहीं लगा रहे हैं। इट्स पोजीशन भी एट लेट v एंड v प्लस डेल v be the velocity of object at time t and t plus del t। यानी पोजीशन कहाँ पर, टाइम है t और t प्लस डेल टी और पोजीशन होगा p और q वाला बात है, s और यह s प्लस डेल एस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एस प्लस डेल एस में से एस घटाएंगे तो डेल एस बचेगा मेरा बच्चा। तो कुछ नहीं, भाषा मानाइए कि वो है रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है और किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन क्या यहाँ पर पहुँच गया पी पर, ओ पी बराबर एस और टी प्लस डेल टी टाइम पर उसका पोजीशन चेंज होकर क्यू पर चला गया, ओ एस बराबर एस प्लस डेल एस, तो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल एस हो गया मेरा बच्चा। तो अब क्या है इसमें, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन p एंड q, बिटवीन टाइम t एंड t प्लस डेल टी। कितने टाइम के लिए बच्चों, मात्र डेल टी टाइम के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ एवरेज वेलोसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बिटवीन time t and t plus del t is given as v average इस तरह से या इस तरह से भी लिखा जाता है मेरा बच्चा, है ना। और क्या v एवरेज इस तरह से भी लिखा जाएगा, एरो नहीं मोड में इस तरह से। तो ये v एवरेज बराबर क्या, s प्लस डेल एस माइनस एस टी प्लस डेल टी माइनस टी। समझ में आ रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बस इतने दूर का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में से इतना डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर ले, कितना हो गया, डेल एस बाई डेल टी बचेगा क्या, तो भी एवरेज है ना। इसी में हम अगर वेक्टर लगाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी तो डेल एस वेक्टर बाई डेल टी, और एवरेज स्पीड बोले तो अब समान भाषा, बात थोड़ा बदल दिए, वेक्टर लगा दिए तो क्या बोल दिए, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड बोलेंगे तो क्या होगा, कितने टाइम में, टी और टी प्लस डेल टी टाइम में। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा बच्चा डेल एस बाई डेल टी, सिंपली इस तरह से। लेकिन अभी हम लोग एक भाषा समझ गए कि भी एवरेज बराबर डेल एस बाई डेल टी, वेक्टर लगाए एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, बिना वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे डेल एस में, तो वह क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, एवरेज स्पीड का बात करेगा। तो यह वेलोसिटी। अब क्या है, व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी या क्यू पॉइंट और पी पॉइंट एकदम क्या हो, पास में हो, टेंड्स टू जीरो बोलेंगे, है ना। तो क्या लिखा आएगा, क्यू पर नहीं है लेकिन क्यू पी जो है सो क्यू जो है सो पी के जस्ट बाद है, जस्ट बाद, इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पर का बात करने चले हैं। तरह से एक पॉइंट पर का कुछ होगा नहीं, जब तक बोलेंगे तब तक वो मूव कर जाएगा। लेकिन एक उस कहने का समझने का है कि व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो देखो भाई भी एवरेज डेल एस बाई डेल टी और एवरेज स्पीड इतना। अभी यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करने चले, तो उसके बाद जस्ट चले इसको हम क्या कर ले, मिटा लेते हैं, फिर सिस्टम में चाहे यहाँ जगह है लिख ले, इफ़ लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, दैट इज़ व्हेन
Q टेंड्स टू P, Q और P बहुत पास में, देन वेलोसिटी एट P, वेलोसिटी एट P ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट V बराबर ds बाई डी टी, V वेक्टर लिखा दी, इट इज कॉल्ड क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पार्टिकुलर टाइम पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर का वेलोसिटी दे दिया V काम का चीज़ ये, अब इसका बार बार हम लोग यूज करेंगे, है ना, कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में बांटे। बस कब बटेगा, कब डिफ्रेंशिएट होता है बच्चों, तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो, मोशन में है तो चेंज, डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ चेंज होगा ही, वेलोसिटी टाइम, है ना, तो तब वेलोसिटी निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम पर बात कर रहे हो, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V बराबर, और V एवरेज बराबर डेल एस वेक्टर बाई डेल टी बोले एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक नया 5 वेलोसिटी में ये नाम नहीं दिए, लेकिन आप समझ गए कि इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट पर का वेलोसिटी मेरा बच्चा। तो ये कैलकुलस की भाषा निकल गया, और इसी का अब पूरे फिजिक्स में बार बार हम लोग यूज करते रहे। तो आज के बाद, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो कैलकुलस की भाषा में V वेक्टर बराबर ds वेक्टर बाई dt वाला बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो एक काम का फॉर्मूला मिला। और स्पीड में क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी तरीक़ा से इंस्टेंटेनियस स्पीड V बराबर ds बाई dt, मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होगा, सेम होगा बच्चों। तो ये चीज़ है, ध्यान देखें। अब तो यह सारा चीज़ एक तरह से हम लोग जो हम अभी एक बार रिकैप मार देते हैं सारे का, पूरे लेक्चर का निचोड़ हम 5 मिनट में हम कोशिश करते हैं देने का लास्ट में। पहले आगे एक्सेलरेशन इस सबको डिफाइन कर ले। तो और ये सब जो हम लिखाए एक तरह से आप नोट्स को सजा लिए, उसके बाद 1-2 बार पढ़ लिए तो वो आपका हो गया, मेमोरी में आ गया। 9th के स्तर में भी पढ़े थे और अभी भी पढ़ लिए, सारा चीज़ क्लासिफिकेशन ये सब समझ गए, बेसिक टर्म सब समझ गए। अब काम का चीज़ यही है, V वेक्टर बराबर ds बाई डी टी, ds वेक्टर बाई डी टी, यह कौन सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा बच्चों। तो ये सब अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करने चले कैलकुलस की भाषा में। और यह स्लोप बताए थे भाई, है ना, कल वो जब डिफ्रेंशिएशन बता रहे थे तो स्लोप, तो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना। तो उसको देखना है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ करते हैं। चलिए नाउ उसके बाद यहाँ के बाद नाउ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम t and t प्लस डेल टी, AAV बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, V प्लस डेल V माइनस V बाई क्या चीज़, t प्लस डेल टी और माइनस t, क्या बोलोगे, AAV बराबर डेल V बाई डेल टी। ये बात समझ में आई। अब इंस्टेंटेनियस जैसे इसमें लिखाते हैं डेल टी टेंड्स टू 0, उसी तरह जब Q और P एकदम करीब हो, डेल टी टेंड्स टू 0, तो इस तरह से भाषा समझना है। तो फिर वही चीज़, इफ़ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मैं तुमको बताया था डेल टी डी टी के, है ना, डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, डेल एस डी एस से रिप्लेस हो जाएगा जब इंस्टेंटेनियस बात करोगे तब। तो वही चीज़ करने जा रहे हैं। इफ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 देन एक्सेलरेशन
of given object at time t is given as a बराबर dv by dt, है ना. It is called instantaneous acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है. वन डायमेंशन मतलब एक लाइन पर जब चलता है तब लिख वेक्टर लगाना उतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन डी वी बाई डी टी वेक्टर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अब बच्चों क्या है, अब इसी में फॉर्मूला को इसको देखना है. एज भी बराबर अपने लोग क्या पढ़े, डी एस बाई डी टी. अब यहाँ भी के जगह लिखेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर बराबर डी बाई डी टी ऑफ डी एस वेक्टर बाई डी टी. यह डबल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन सिखाए थे जब कैलकुलस की भाषा. इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में बांटे तो वेलोसिटी, दोबारा बांटे दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, है ना, तो वह एक्सेलरेशन देगा. तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया मेरा बच्चा, डी टू एस वेक्टर बाई डी टी. तो एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी फिर इस तरह से भी. अब एक रिलेशन और दिखाने जा रहे हैं. पहले तो काम का चीज़ सीख लो मेरा बच्चा, है ना. वेलोसिटी डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी. अब तो बोलते रहना है, और जितना डिफ्रेंशिएशन ये सब सीखे हैं, इंटीग्रेशन सब का फिर से अब रिवीजन अब स्टार्ट हो जाएगा इस सब, है ना. तो एक देखें अभी हम लोग जस्ट इस तरह से अब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन वेलोसिटी, है ना, एंड एस डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस. अभी पहले इतनी बात को, है ना. तो चलिए आप लोग अपना इसको रोक के लिख लेंगे बढ़िया से, मैं मिटाता हूँ इसको, है ना. बिटवीन ए भी एंड एस in terms of calculus. As v बराबर डी एस बाई डी टी, डी एस बराबर, है ना, चाहे डी टी बराबर डी एस बाई भी. अगेन एज ए बराबर डी वी बाई डी टी. यहीं से डी टी के जगह डी एस बाई भी, और नहीं तो हम लोग ऐसे भी अलग से भी क्या कर सकते हैं, ए बराबर डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस. इस तरह से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो इस मेथड से भी हम लोग ला सकते थे पुट करके डी टी की जगह डी एस. तो हम लोग क्या किए, डी एस से मल्टीप्लाइड और डी एस से डिवाइड, तो ये दो टर्म आ गया, है ना. अब क्या है, तो ए बराबर ये डी एस बाई डी टी भी हो गया और इंटू डी वी बाई डी एस. तो ए भी और एस के टर्म में रिलेशन बड़ा काम का. ये तीन पॉइंट आप ऑलवेज क्या करना मेरे साथ, बार बार आप बोलते रहोगे. भी बराबर डी एस बाई डी टी, वेक्टर लगा दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात बोलेंगे, बिना वेक्टर के इंस्टेंटेनियस स्पीड. मैं बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक पॉइंट पर क्या होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा. और दूसरा ए बराबर डी वी बाई डी टी, इसी को लिखना सिखाए डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, इसी को लिखना सिखाए भी इंटू डी वी बाई डी एस. ये बड़ा काम का है ना. अब को अगले लेक्चर सब में अब इसी पर हम लोग पॉइंट करेंगे. यह स्लोप ऑफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखते रहे. यह क्या देगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
ग्राफ गिव्स क्या, वेलोसिटी। तो एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ है ना, क्या दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। तो इस तरह से अलग अलग बात करेंगे, है ना। स्लोप ऑफ, इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप क्या देगा, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी, ए बाय भी देगा। तो वो आगे अब करेंगे तब, लेकिन कैलकुलस को फिर से क्या करके है, कैलकुलस को रिवाइज करके आना है अगले लेक्चर में, और उसी पर हम लोग आगे बात बढ़ाते चले जाएंगे। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सीखना है और आगे थ्योरी को बढ़ाते चलना है। तो अभी हम लोग एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ की बात करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समझाए थे, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द ग्राफ, और डिफरेंशिएशन का मतलब सिखाए थे, स्लोप। मैं बोला था डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप और इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, उल्टा भाषा भी, एरिया बोले तो इंटीग्रेशन, स्लोप बोले तो डिफरेंशिएशन। तो इस कैलकुलस वाली बात को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे आप काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेसिक जहाँ तक बता रहे थे वहाँ तक ठीक है। अब कैलकुलस ही सब का जरूरत पड़ेगा, वेक्टर का जरूरत पड़ेगा अगले लेक्चर सब में, है ना। तो हम अगले लेक्चर में इसी पर v बराबर ds/dt और a बराबर dv/dt भी और v इंटू dv/ds पर ही काम करेंगे। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है ना। v बराबर u प्लस at सुना हुआ चीज़ है 9th के स्तर का। s बराबर ut प्लस हाफ at²। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u/t तो लिख ही दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। v² बराबर u² प्लस 2as की बात करेंगे। तो बस हम तो आज का लेक्चर जो स्टार्ट किए थे, हम काइनेमेटिक्स बोले, हम लोग बोले क्या चीज़, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स का ब्रांच बोले स्टैटिक्स, और क्या चीज़ डायनामिक्स, डायनामिक्स का एक ब्रांच बोले काइनेमेटिक्स, दूसरा ब्रांच बोले काइनेटिक्स, है ना। तो क्या सब है, रेस्ट एंड मोशन समझाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, और स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताए, सर्कल वाला ये सब स्पेशल, उस सब को रिवाइज करते रहना है, बार बार बोलना है। वेक्टर को आपको रिवाइज करना है, कैलकुलस को रिवाइज करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद मैं स्पीड और वेलोसिटी की बात सिखाया, है ना। आज अभी जस्ट मैं बता रहा था ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, वाई को एक्स में व्यक्त करना, एक्स को वाई में एक्सप्रेस करना, ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री देगा, है ना। पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। तो ट्राजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन भी होगा, सर्कल भी, इलिप्स, पैराबोला, जो जैसा होगा इक्वेशन वो मैथमेटिकली हम लोग एस्टेब्लिश करके दिखाते रहेंगे सब चीज़ को। तो काइनेमेटिक्स 9th में भी पढ़े और अभी भी पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंज आने वाला है, तो कैलकुलस ये सब मैक्सिमा मिनिमा ये सब रिवाइज करके अगले लेक्चर में आपको रहना है तैयार अपने घर पर, है ना। जब मैं अगले लेक्चर को लेकर आऊँगा तो आप अपना कलम कागज़ निश्चित तौर पर रखेंगे साथ में, और साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे। हम आज का लेक्चर बड़ा लंबा हो गया, लेकिन अभी तो स्टार्ट है, ये तो बहुत थोड़ा सा हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट पढ़े हैं बच्चों। अभी ढेर सारा चीज़ काइनेमेटिक्स में पढ़ना है, और ये सब ओरिजिन बेसिक चीज़ है, फिजिक्स का नींव है। इसी के आधार पर और भी चैप्टरों में दूसरी बातों को भी हम लोग अच्छे से ढंग से समझ सकते हैं। तो आपको कैलकुलस, आपको वेक्टर, ये दोनों चीज़ को फिर से रिवाइज कर लेना है बच्चों। बेसिक मैथमेटिक्स की अभी उतनी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, केवल कैलकुलस और वेक्टर की बात करेंगे हम लोग ज़्यादा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रख रहे हैं बच्चों। आप पढ़ाई में पावर झोंकते चले जाएं, बढ़ते चले, पिछले वेक्टर सबको रिवाइज करें, यूनिट एंड मेजरमेंट्स को रिवाइज करें, सब न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव्स को बनाते रहें हर हमेशा, ठीक है। आप स्वस्थ रहें और अच्छे विचार के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे पढ़ाई करते रहे मेरे बच्चा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक मेरा बच्चा।